नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर तस्वीर सच की कसौटी पर परखी जाएगी। हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है जिसको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे स्कूल तोड़कर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा था और बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चला दिया गया। इस खबर को लेकर आज सुबह से हम लगातार मुहिम बनाए हुए हैं और उसका अब खबर यह आ रही है कि एक बड़ा असर हो गया है। तनोट में सरकार ने इस स्कूल के लिए अब जमीन देने का ऐलान कर दिया है और स्कूल निर्माण का कार्य आज से ही शुरू करने का फैसला किया गया है। टीवी 9 की खबर पर शिक्षा मंत्री का यह बड़ा आदेश आया है। तो तनोट पे सरकारी स्कूल के लिए अब सरकार ने जमीन दे दी है। खबर यह है कि एक कन्वेंशन सेंटर के लिए एक स्कूल जो 20 किलोमीटर के दायरे में इकलौता स्कूल था जिसमें 70 बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल की चारदीवारी को, बिल्डिंग्स को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन कम पड़ रही थी। लेकिन इस खबर को आज सुबह से टीवी 9 ने बतौर मुहिम के तहत दिखाया और उसके बाद इस पूरे मामले में अब एक्शन हुआ है। सरकार हरकत में आई है और टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के बाद शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दिया है कि स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख रुपए आवंटित किया गया है और साथ साथ तनोट में स्कूल के लिए सरकार ने जमीन देने का भी ऐलान कर दिया है। तो सीधे अपने संवाददाता ध्वज आर्या का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ध्वज, सुबह से इस खबर को आपने भेजा था और लगातार टीवी 9 भारतवर्ष ने इस खबर को बतौर मुहिम के तौर पर लिया क्योंकि सवाल 70 बच्चों की शिक्षा का था, उनकी भविष्य का था। अब सरकार की नींद खुली है और टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के बाद अब सरकार ने यह फैसला किया कि ना सिर्फ इस स्कूल के लिए जमीन दी जाएगी, आज से काम प्रारंभ होगा और 10 लाख रुपए शुरुआत की कंस्ट्रक्शन के लिए आवंटित करने का भी फैसला किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर आज सुबह से जब हमने खबर चलाई टीवी 9 भारतवर्ष की, जो मुहिम का असर है, पूरे जैसलमेर में हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। और एक ही बात की जा रही है कि ये जो स्कूल का जो मामला है, यानी कि स्कूल की ज़मीन को तुरंत ही अलॉट किया जाए। जब हमने कोटा में शिक्षा मंत्री से बात की, उन्होंने तुरंत ही कहा कि हमने इसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी है, काम जल्द शुरू होगा। ये सुबह उन्होंने कहा था, लेकिन जो है दोपहर होते होते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आया और जो लगातार हम खबर चला रहे थे और लगातार हम दिखा रहे थे, हमारी जो मुहिम थी उसमें जो है पूरी तरीके से अब जो ये ज़मीन है इस पर पहली ट्रॉली, यानी कि जो पहली ईंट और पत्थर की ट्रॉली है वो आज पड़ चुकी है। सरपंच इंद्र सिंह से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार ने तुरंत ही 10 लाख रुपए का जो अभी जो है शुरुआती जो फंड है वो दे दिया है। उसके साथ साथ पहली ट्रॉली पड़ चुकी है, यानी कि आज से ही काम शुरू हो चुका है। इस स्कूल का काम शुरू हो चुका है और जो बच्चे जो सांसद में थे कि अब किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी स्कूल नहीं था और ये जो बच्चे थे इनको चिंता की लकीरें थी और साथ में इनके जो इनके परिवार के लोग थे और टीचर्स थे, यानी कि जो 4 से 5 टीचर थे, वो भी ये सोच रहे थे कि अब स्कूल कहाँ पर जो है होगा और कहाँ पढ़ाई। लेकिन एक खुशी की लहर है बच्चों के बीच में और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बीच में कि एकदम से कि जो ये बॉर्डर का आखिरी स्कूल था, यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तनोट माता का जो मंदिर है वहाँ पर जो स्कूल था, अब ये स्कूल जो है, हालांकि इस जगह पर स्कूल नहीं होगा लेकिन उससे 1 किलोमीटर दूर सरकार ने आदेश कर दिए हैं। आज से ये काम जो है पूरी तरीके से अब शुरू हो चुका है। जी ठीक है, तो सरकार अब इस नींद से जागी है। हमारी खबर दिखाने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि तत्काल जमीन आवंटित होगा, 10 लाख रुपए शुरुआत में दिए जाएंगे। जिस प्रेमाइसेस पर वहां ये स्कूल तोड़ा गया था वहां से 1 किलोमीटर दूर जमीन को अलॉट कर दिया गया है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर यह आखिरी गांव है, यह आखिरी स्कूल इस 20 किलोमीटर के रेडियस में था जिसको गिरा दिया गया था। अब इसको बनाने का फैसला कर लिया गया है। ध्वज, ना सिर्फ ये बच्चों के लिए बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी बहुत दुख भरी खबर थी कि उनके स्कूल को रातों रात इस तरह से ढाया गया। उन बच्चों से क्या कोई बात, उन शिक्षकों से क्या कोई बातचीत? और अब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार तो ये कह रही है कि हम अब इस स्कूल को बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब तक अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ये बिल्डिंग तैयार नहीं होती, क्या टेंट डालकर या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा इन बच्चों शिक्षकों के लिए की जा रही है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास?
देखिए फिलहाल 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होगा और उसके साथ में जो नए स्कूल की जो हम बात कर रहे हैं, आज से काम शुरू हुआ है। इस स्कूल पर जो है आज से काम शुरू हो चुका है, लेकिन तब तक जो बीएसएफ का जो कैंपस है वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है और वहाँ पर एक धर्मशाला के जैसा ही कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर 4 रूम खोले गए। सरकार ने ये व्यवस्था भी अब कर दी है, यानी कि हमारी खबर के बाद में ये व्यवस्था भी की है। इसको भी हम ऐड ऑन करेंगे कि TV9 की मुहिम का असर ये हुआ है। और उसके साथ साथ में जो यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ के लोकेश मीणा नाम के एक टीचर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। फिलहाल अभी वो दौसा में हैं और उन्होंने भी कहा कि आश्चर्यजनक रूप से हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी प्रशासन जो है जागेगा। जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो बड़े खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक सबसे अच्छी, और आपने जो ये मुहिम चलाई है इससे 60 से 70 बच्चे, यानी कि सभी दलित बच्चे हैं, मेघवालों की ढाणी है वहाँ पर, और उनके जो बच्चे हैं, यानी कि आखिरी में ये जो आखिरी का गांव है, यानी कि बॉर्डर का एरिया है और सबसे आखिरी गांव है, यहाँ से सबसे बड़ी जो है एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 20 किलोमीटर तक एक भी स्कूल नहीं था। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, रेतीले धोरे हैं और जो तापमान है 45 से ऊपर डिग्री का जाता है, 8वीं तक का स्कूल है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन ये सब के सब लोग जो है खुश नज़र आ रहे हैं। और जो आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, एक जो लोग हैं श्रवण कुमार, इनसे हमारी जब बातचीत वो भी खुश नजर आ रहे हैं। उनके पास लगातार प्रशासन से फोन आ रहे हैं कि आपने आंदोलन किया है, अब आपके आंदोलन का असर हुआ है, TV9 ने साथ दिया है इनका। यानी कि जो बच्चों के साथ में जो TV9 की मुहिम थी, उनकी जो पढ़ाई को लेकर जो हमने जो बॉर्डर एरिया तक हमारी आवाज पहुंचाई है, प्रशासन जागा है और अब काम शुरू हो चुका है। लेकिन ध्वज, एक बार जरा जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए ये बता दीजिए कि ये जो बॉर्डर के इलाके में इकलौता स्कूल था, 20 किलोमीटर के रेडियस में था, इसको रातों रात क्यों गिराया गया, किसने अनुमति दी, उन बच्चों शिक्षकों की परवाह क्यों नहीं की गई, क्यों ये इस बात के लिए वेट किया गया कि हम गिराएंगे, कोई न्यूज चैनल आएगा वो खबर दिखाएगा तो हम जागेंगे, उसके पीछे कारण, रीजन और क्लैरिफिकेशन क्या दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा? देखिए, ये जो सरकारी स्कूल था 1990 में बना था और 2 साल पहले ही ये स्कूल जो है इसको 8वीं तक का किया था। ये जो स्कूल है, अचानक से इसमें जो लोकल जो लोग हैं वो एकदम से एक्टिव हुए और उसके साथ साथ में जैसे में कलेक्टर, यानी कि जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने ये कारण दिया कि ये जो स्कूल है रोड सीमा पर आ रहा है और ये जो स्कूल है जर्जर हालत में हो चुका है। जबकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, स्कूल की तस्वीरें, नया स्कूल है, इसकी सिर्फ एक जो हॉल है वो हॉल जर्जर की हालत में था, इसलिए, लेकिन उस हॉल की वजह से पूरे स्कूल को ही जर्जर बता दिया गया और यहाँ कन्वेंशन सेंटर बनना है। यानी कि VIP मूवमेंट का हवाला दिया गया कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं, VIP मूवमेंट होता है, उनको कहाँ ठहराएंगे, इसलिए जो मंदिर के ठीक सामने स्कूल थे, यानी प्राइम लोकेशन थी, इसलिए इस स्कूल को जो है। अंतिम सवाल जाते जाते ध्वज ये बता दीजिए कि क्या इस तरह से स्कूल गिराने वाले अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है या फिर नहीं है, या फिर इसको लेकर जांच कुछ है क्या? देखिए, कोर्ट तक मामला पहुंचा था, स्थानीय लोग कोर्ट तक गए थे, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही TV9 ने खबर चलाई उसके बाद में अब प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में आया और फिर से हम आवाज उठाएंगे कि ये जो दोषी कर्मचारी हैं, दोषी जो अधिकारी हैं, इन पर जो है कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ध्वज इस जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए और एक एक अपडेट दर्शकों तक देने के लिए। इसी खबर को जिसको सुबह से हमने चलाया, किस तरह से ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस रिपोर्ट को हमने चलाया और उस रिपोर्ट को देखकर सरकार जागी, वो बयान और कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कीमत नहीं, ये दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप करने से सेंटर को मेरा घर दे दो उनको, सेंटर को आपके पास पावर है, स्कूल मत दो। हम अम्बेडकर के हैं बच्चे, हम नहीं हटने। साहब आप कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, स्कूल आप हटा रहे हो, हम नहीं हटने देंगे। आप जो भी लाठीचार्ज करो, जो भी पावर बताना पूरा बताओ, कम करना ही मत। हम जैसे भी अंदर नहीं जाने देंगे, या मरेंगे या आप जबरदस्ती ऊपर से लेके जाओ, गेट नहीं हटने दूंगा। इसे प्रशासनिक गुंडागर्दी कहते हैं। इस खबर के बाद एक और सरकारी भ्रष्टाचार की खबर दिखाने जा रहे हैं। न्यूज काउंटर में अब बात देश के गौरव तेजस लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर की जिसने डिफेंस के गलियारों में भूचाल ला दिया है। और आप समझिए कि आसमान के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हमारे जाबाज फाइटर जेट्स की सुरक्षा के साथ एक घिनौना मजाक हुआ है। जी हां, जिसे सुनकर हर देशभक्त का खून खौल उठेगा। एक सप्लायर कंपनी ने तेजस विमान के बेहद संवेदनशील और क्रिटिकल पार्ट से जुड़ी फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जमा कर दी है। वो भी एक नहीं, पूरी 199 टेस्ट रिपोर्ट जांच में फर्जी पाई गई हैं।
यानी जिन पुर्जों की बदौलत हमारे पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उनकी मजबूती और सुरक्षा की रिपोर्ट कागजों पर फर्जी पाई गई है। रिपोर्ट्स 2022 और 2023 के बीच 8 महीनों के दौरान जमा कराई गई थी। सोचिए, अगर युद्ध के मैदान में या आसमान में गश्त के दौरान इन फर्जी रिपोर्ट्स वाले पुर्जों ने धोखा दे दिया तो क्या होगा। यह कंपनी हैदराबाद की है जिसका नाम टेक एरो डिवाइसेस है। अब एचएएल ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के लिए पार्ट सप्लाई करने वाली इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। एचएएल ने कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही पूरा का पूरा पेमेंट जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको मिलना था उस पर एहतियातन रोक लगा दी गई है। तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का पूरा मामला क्या है, आपको बिग वॉल पर लेकर चलते हैं और कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं कि दरअसल यह तेजस जो आसमान में हमारे गौरव को बढ़ाता है उसके साथ कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जरा वो डिटेल जानिए। 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट क्या है, पूरा मामला यह समझ लीजिए। एचएएल ने टेक एरो डिवाइसेस नाम की कंपनी को 18 पार्ट्स के लिए ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर 2022 से लेकर नवंबर 2023 के बीच दिए गए थे। तेजस MK-1A प्रोग्राम के लिए 172 पार्ट्स की सप्लाई करनी थी। कंपनी को हर ऑर्डर के साथ ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट भी देनी थी। यह रिपोर्ट पार्ट्स की क्वालिटी को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। कंपनी ने हार्डनेस और ब्रेक लोड के 199 फर्जी रिपोर्ट्स जमा कर दी और इसके जरिए इस ठेके को कंटिन्यू करना चाहती थी। एहतियातन इसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद इस पूरे मामले में अब एक्शन किया गया है। अब आखिरकार यह पूरा पर्दाफाश कैसे हुआ उसको लेकर एक और ग्राफिक्स है, वो जानिए। आखिरकार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा था, उसका पर्दाफाश कैसे हुआ, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। एचएएल की रूटीन चेकिंग के दौरान यह पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब आप समझिए, एचएएल ने कंपनी से टेस्ट रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी मांगी। पार्ट्स की मजबूती, क्वालिटी की टेस्ट रिपोर्ट कंपनी दे नहीं सकी। यहीं से शक गहराता है। एचएएल ने उसके बाद थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से इसका ऑडिट कराया और पाया कि 2022 से लेकर 2023 के बीच में जमा की गई 199 टेस्ट रिपोर्ट इस कंपनी के द्वारा पूरी की पूरी फर्जी है। उसके बाद अब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसका पेमेंट रोका गया है और उसके बाद अब नया टेंडर की बात की जा रही है। टेक एरो डिवाइसेस कंपनी को दिए गए ये ऑर्डर हैं जिसमें LCA तेजस MK-1A कार्यक्रम के कंपोनेंट जैसे जेट्स, नेट्स, बोल्ट्स, वॉशर की सप्लाई जुड़े हुए थे। जांच के बाद एचएएल ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर को दर्ज कराया है और एफआईआर की कॉपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एफआईआर कराई गई है, एलिगेशंस क्या-क्या लगाए गए हैं और अब पुलिस इन तमाम आरोपों की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस क्लॉज के तहत यदि कोई सप्लायर की वजह से अतिरिक्त लागत आती है तो उसका भुगतान भी संबंधित कंपनी से वसूला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में खबर यह है कि एचएएल का वेंडर बेस बहुत बड़ा है और कंपनी किसी एक सप्लाई पर निर्भर नहीं रहती। सूत्रों के मुताबिक टेक एरो डिवाइसेस के खिलाफ हुई कार्रवाई का तेजस MK-1A फाइटर जेट के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चौंकाता जरूर है ये कैसी इंडियन सप्लायर कंपनी है जो अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। अब भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पर TV9 के कुछ सवाल भी हैं। वो सवाल क्या है वो आप देखिए। एचएएल की क्वालिटी कंट्रोल टीम आखिरकार इस पूरे मसले में जब यह टेंडर हुआ, सप्लाई हो रही थी तो और रिपोर्ट्स इसकी जमा की जा रही थी तो यह टीम क्या कर रही थी? एचएएल ने दागी कंपनी से अनुबंध किस आधार पर किया? सप्लायर्स के चयन में एचएएल की पॉलिसी कमजोर क्यों है और बाहरी सप्लाई की क्वालिटी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? टेक एरो डिवाइसेस को पकड़ने में 3 साल क्यों लग गए और टेक एरो डिवाइसेस के पार्ट्स कितने में तेजस लगाए गए और साथ साथ टेक एरो के पार्ट्स वाले तेजस क्या इंडियन एयरफोर्स को भी सप्लाई किए गए थे? इन तमाम मामलों की जांच और जवाब दोनों जरूरी है।
अब एक एक तेजस विमान को बनाने में करोड़ों रुपए और देश के वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या लगती है, लेकिन चंद पैसों के लालच में एक सप्लायर कंपनी ने पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। क्या यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी है या फिर देश के खिलाफ एक गहरी साजिश? इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या हमारे आसमान की सुरक्षा अब नकली कागजातों के भरोसे छोड़ी जा रही है? अब देखिए न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहा है और लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 19 बागियों की लिस्ट आ गई है, लेकिन सच्ची या बाकी है ये ट्विस्ट इस पूरे कहानी में, वो आपको बताते हैं। अब देखिए ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, उनके सांसद, उनके विधायक उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है। हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है और साथ साथ उनके खिलाफ 2026 में राजनीतिक भाषण के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ममता बनर्जी पर धर्मतला में धरने के दौरान भड़काऊ भाषण देने का एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है। एक व्यापारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अब टीएमसी के बागी सांसदों के हस्ताक्षर की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है। लोकसभा स्पीकर को सौंपे गए लेटर में टीएमसी के बागी सांसदों के नाम शामिल है। लिस्ट में सायोनी घोष और यूसुफ पठान का भी सिग्नेचर मौजूद है। लोकसभा में टीएमसी की उपनेता शताब्दी रॉय का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हुगली से टीएमसी के सांसद रचना बनर्जी भी हस्ताक्षर करने वालों की लिस्ट में है। साथ साथ वापी हल्दर और माला रॉय भी ममता बनर्जी से बगावत करने वालों की लिस्ट में है। बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक ने भी स्पीकर को सौंपे गए लेटर पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब टीएमसी के सांसद एक एक कर ममता का साथ छोड़ रहे हैं। सायोनी घोष भी बागियों में शामिल हो गई हैं। कल कल्याण बनर्जी भी नाराज नजर आए। टीएमसी से नाराजगी और बगावतों के बीच ममता बनर्जी को सौगत रॉय का साथ मिला है। सौगत रॉय ने बागी सांसदों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए टीवी9 से खुलकर बातचीत की है। टीवी9 से उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जो तौर तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है, क्या ये लोग एक ही बात सब लोग कह रहे हैं। बात यह है कि अगर आपको पार्टी में रहना है, अभिषेक कुछ भी करे आप रहेंगे। अगर आप रहेंगे तो रह जाएंगे और आपको एक एक्सक्यूज मिलना चाहिए। क्या आपको, आप चूंकि पार्टी में बहुत सालों से है, अभिषेक तो आपके सामने पार्टी में आए होंगे, क्या वाकई वो एरोगेंट हैं पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के भीतरी लोगों? उतना नहीं, लोग शायद उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, वो सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, उसका स्टाइल लोग पसंद नहीं करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए पार्टी क्यों छोड़ेंगे? पार्टी तो लोग ममता बनर्जी को देख के करा। बात शताब्दी रॉय की, जो कि लोकसभा में टीएमसी के उपनेता रही हैं। ममता बनर्जी से बगावत करने वालों में उनका भी नाम शामिल हो गया है। शताब्दी रॉय ने अभिषेक बनर्जी को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप सुनिए। अभिषेक बनर्जी को लेकर लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और अभिषेक बनर्जी ही एक तरह से टारगेट पे हैं सभी लोगों के। आप लोगों के पे भी हैं, कल्याण बनर्जी और सौगत राय भी उनके बारे में कह रहे हैं। क्या अभिषेक बनर्जी का एटीट्यूड, उनका एरोगेंस पार्टी में बहुत ज़्यादा हावी हो गया था? देखिए, मैं अभिषेक का डिसीजन में गलत है ये नहीं बोल रही हूँ। अभिषेक के रीजंस से ही हारे हैं और कोई रीज़न नहीं था वो भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभिषेक भी एक रीज़न है। लेकिन प्रॉब्लम जो हुआ, मेरा जो प्रॉब्लम है अभिषेक को लेके, वो उसका लाइफस्टाइल, जो स्टाइल से वो पार्टी चलाना चाहते या लीडर्स और कार्यकर्ता के साथ जितना डिस्टेंस लेके पार्टी चलाते थे, वो ममता बनर्जी का पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन था उससे बाहर है। और खबर यह आ रही है कि टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को स्पीकर से मुलाकात करेंगे और असली टीएमसी का दावा, बहुमत होने का दावा वो करने जा रहे हैं।
टीएमसी के बागी गुट की और क्या रणनीति है, इसको जानने के लिए टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने टीएमसी के बागी सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया से बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो जान लेते हैं। ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को टीएमसी छोड़ के जाना पड़ा और कितने लोगों ने अब तक सिग्नेचर किया है? अभी तक 19 लोग ने सिग्नेचर किया है और सब लोग ने इंडिया लिया है। जो टीएमसी जो असली ग्रुप है वो हम है, हमारा साथ 19 सांसद है। हम टीएमसी छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। हम असली टीएमसी है, लेकिन हमारा जो मकसद है हम एनडीए के साथ समर्थन करेंगे एवं एनडीए के साथ उन्नयन के साथ हम जोड़ने चाहते हैं। तो अब टीएमसी के जितने करीबी हैं वो टीएमसी की हालत के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के सांसदों और विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अभिषेक बनर्जी को खुलेआम जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीआईडी भी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से कल 6 घंटे तक पूछताछ की है। उनसे यह पूछताछ पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के नेता विपक्ष के चयन से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में किया गया है। सीआईडी ने 14 जून को फिर से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब इस पूरे मामले में एक और किरदार है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी उनके नेता नहीं है, वो उनको नेता नहीं मानते हैं। उनकी लीडर ममता बनर्जी हैं। वहीं कीर्ति आजाद ने भी टीएमसी में मची भगदड़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है, शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई। आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो पार्टी सांसदों और विधायकों का विरोध झेल रही ममता बनर्जी को इस बीच एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी को यह झटका नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक ने दिया है। दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर टीएमसी के बागी सांसद पार्थ भौमिक का सरकारी बंगला है। इस बंगले का इस्तेमाल टीएमसी के दफ्तर के तौर पर किया जाता था, लेकिन अब यहां से दफ्तर को हटा दिया गया है और बंगले के बाहर ना तो कोई बैनर है, ना कोई पोस्टर है और ना ही पार्टी की कोई होर्डिंग। जहां कभी टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता था, वो बंगला अब सुनसान पड़ा है। बागी हुए टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने अपने घर से जो है वो टीएमसी का ऑफिस भी अब हटा दिया है। मैं आपको उनके सरकारी जो आवास है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 20 नंबर का जो आवास है वो उनको अलॉट हुआ था और यहीं पर टीएमसी का ऑफिस भी हुआ करता था। सामान्य तौर पर यहाँ पर आप देखते तो तमाम बैनर, पोस्टर सब टीएमसी के लगे होते थे और लगभग सारे आयोजन टीएमसी के यहीं पर हुआ करते थे और नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। आप देखिए ताला भी लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ताला लगा हुआ है और 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड जो इनका सरकारी आवास है वो फिलहाल अभी बंद है और यहाँ पर जो टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था अब वो ऑफिस भी नहीं रहा, क्योंकि ये जो सांसद हैं वो। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। खबर को बदलते हैं, न्यूज काउंटर में बात मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत नरदुल्ला टैंक मैदान में पार्क निर्माण का प्रस्ताव है, जिसका स्थानीय लोग और शिवसेना यूबीटी विरोध कर रही है। एक तरफ सरकार और मंदिर ट्रस्ट नरदुल्ला टैंक मैदान को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग इससे खुले मैदान पर अतिक्रमण की कोशिश करार दे रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि यह मैदान सिर्फ खुली जमीन नहीं बल्कि आसपास के बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने और सामाजिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहीं मंदिर ट्रस्ट और सरकार का तर्क है कि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक कॉरिडोर और पार्किंग व्यवस्था जरूरी है। तो सिद्धिविनायक जो कॉरिडोर है उसके तहत इस पूरे मामले में अब एक पार्किंग बनाया जाना है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसके लिए जो जमीन ली जा रही है अब उसको लेकर विरोध गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सिद्धिविनायक जो कॉरिडोर है वो 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विकास परियोजना को तैयार किया गया है। नरदुल्ला टैंक मैदान में पार्किंग निर्माण का पूरा प्लान सरकार ने बना लिया है। परियोजना का उद्देश्य मंदिर क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित करना है, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं को मुहैया कराना है, लेकिन अब इस पर विवाद और दोनों तरफ से दावे सामने आ रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है उसके बगल में जो मैदान है उसको पार्किंग के रूप में कन्वर्ट किया जाना है। बीएमसी का कहना है कि पूरा मैदान कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक अंडरग्राउंड पार्किंग यहाँ पर निर्माण की जा रही है ताकि भक्तों को जो गाड़ियाँ खड़ी करने में दिक्कतें आती हैं वो पेन पार्क में अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर सकें। लेकिन ये विवाद है जिसको लेकर विपक्ष और यूबीटी जो है इसका विरोध कर रहा है, जबकि जो महायुति है वो इसका समर्थन कर रही है। 500 करोड़ की ये परियोजना है। तो वहाँ पे होटल बनाओ, रूम बनाओ, जो चाहिए उसके बाजू का बगल के जो प्रॉपर्टी वो डेवलप करो। 500 करोड़ लिया है गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट का 500 करोड़ चुनाव में जाने वाला है। वो बच्चों का मैदान है, वो लोगों के हित में है, बच्चों के खेलने के लिए है, उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचने वाली नहीं है। वहाँ मैदान के अंडरग्राउंड 120 गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग होने वाली है। वो पार्किंग यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए भी वो यूटिलाइज होगी। बहुत अच्छा होएगा। इधर अभी बहुत ज़्यादा पैमाने पे आदमी लोग आते हैं, भक्तजन आते हैं दर्शन करने को, बहुत सुख सुविधा मिलेगा। डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि जो हिसाब से दूर दूर से लोग आते, तो जो हिसाब से दर्शन करने के लिए लोग आते वो हिसाब से पार्किंग की सुविधा जरूर होनी चाहिए। पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अब इस पूरे मामले में प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। लोगों का कहना है कि पार्किंग निर्माण में मैदान की जो खुली जमीन है वो खत्म हो जाएगी। बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान अब नहीं रहेगा, वहां पर पार्किंग बन जाएगी तो फिर लोग कहां जाएंगे। बुजुर्गों के टहलने के लिए भी ये जगह खत्म हो जाएगी। पार्किंग बनने और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसे में विवाद बढ़ता जा रहा है और लोग सरकार के इस प्रोजेक्ट का अब विरोध कर रहे हैं। चलिए अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार हो रहे नरसंहार की, जिसको लेकर पाकिस्तान में उबाल है। और मुनीर, इन तमाम कत्लेआमों का हिसाब दो। सड़कों पर लोग ये नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का रावलकोट खून से लाल हो चुका है। अपनी भूख मिटाने के लिए आटा मांगने वाले, अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली मांगने वाले निहत्थे नागरिकों को आसिम मुनीर की सेना ने गोलियों से भून दिया है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में हक की आवाज बुलंद कर रहे 60 से 70 हजार लोगों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने अपनी बंदूकें तान दी हैं। AK-47 से निकली अंधाधुंध गोलियों ने पल भर में 16 बेकसूर इंसानों को मौत की नींद सुला दिया। चीख पुकार, लाशें, चारों तरफ बिखरा हुआ खून। तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान की आर्मी की बर्बरता बताने के लिए बहुत काफी है। इतनी भयंकर फायरिंग की गई है कि सही मौतों का अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जैसे ही रावलकोट के मैदान में आजादी और हक के नारे गूंजे, पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने जनरल डायर की तरफ बर्बरता शुरू कर दी। बिना किसी चेतावनी के सीधे नागरिकों के सीने पर और सिर को निशाना बनाकर गोली चलाई जा रही है।
16 लोग देखते ही देखते तड़प तड़प कर गोली खाकर मर गए, जबकि 37 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब जो पाकिस्तान के तस्वीरें आपने देखी हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सामने आई हैं। वो किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह को कपाने के लिए काफी है। लोग इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और उनके रेंजर्स का दिल नहीं पसजा। बेहद निहत्थे थे बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, उनके सीने को निशाना बनाया गया, उनके सिर को निशाना बनाया गया। अब पीओ की गलियां खून से लाल हो गई हैं। बर्बरता की हद को अब हम आपको बताने जा रहे हैं। रावलाकोट ईदगाह मैदान में यह प्रदर्शन हो रहा था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने लोगों पर सीधे फायरिंग कर दी। फायरिंग में 16 की मौत और 47 लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों के सिर को टारगेट किया गया। प्रदर्शनकारियों की छाती में सीधे गोली मारी गई है। 5 जून को जारी आंदोलन में अब तक 53 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। जैक की मांग भी अब जान लीजिए। मुजफ्फराबाद समझौता लागू करने की मांग हो रही है। शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें खत्म करने की मांग हो रही है। पीओके में बनने वाली बिजली स्थानीय लोगों को सस्ती दर पर मिले, यह भी मांग की जा रही है। तो पीओके की इस खबर के बाद न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त दिन भर की खबरों से होगा हमारा एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।